गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें हमें नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। पहले हमने बैलेंस शीट स्टडी करी थी। अब इसमें हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या अदर इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसमें लिखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम is the first entry or line items in the expense part of the statement of profit and loss. The term material means raw material and other material used in manufacturing of good. मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक ऐसा टाइप का एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है किसका? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें जो हम मटेरियल कंज्यूम करते हैं, जैसे कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल्स है, जो भी हमारा कच्चा सामान होता है, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो किसी भी गुड को मैन्युफैक्चर करने के लिए आइटम चाहिए होता है, जैसे कि जो हमारा फिनिश गुड को प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में जो रॉ मटेरियल लगता है, वो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा उसमें हम परचेज ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल की सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होता है कैलकुलेशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन फिनिश गुड स्टॉक या वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक इन ट्रेड। जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, तो ये चीज़ हमारी कैलकुलेट हो जाती है। और अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो जितने भी हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गए, डिविडेंड हो गए, जो भी खर्चे हैं वो सारे हमारे ऐड हो जाते हैं। और अदर इनकम्स में जो भी हमारी इनकम है, जैसे मिसलेनियस इनकम हो गई या गेन प्रॉफिट ऑन सेल करने पे कोई भी चीज़, तो वो हमारा गेनिंग पार्ट में आ जाएगा। अब है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों ही इंक्लूड होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो इसमें वेजेस, बोनस, लीव एनकैशमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो इसमें सैलरी, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस, जिसका डायरेक्टली नहीं पता चल रहा हो हमें, तो वो सारी चीज़ें हमारी इनडायरेक्ट में आ जाएंगी। और जिसका हमें डायरेक्टली आइडिया लग रहा है तो वो सारी चीज़ें हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगी। उसके बाद होता है फाइनेंस कॉस्ट को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट के लिए पेज नंबर 1.53 पे देखेंगे। फाइनेंस कॉस्ट को हम जो कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ। फिनिश गुड की भी कैलकुलेशन दे रखी है फॉर्मूले में, देखिए यहाँ पे नोट डाउन है। और वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एंड अभी जो मैंने एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस समझाया है वो भी दे रखा है। मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपको करके दिखा रखे हैं। इसी बेस पे अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनेंस कॉस्ट के लिए इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो लोन लेने पे, फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या डिस्काउंट जो हुआ है डिबेंचर के राइट ऑफ होने पे, तो इन सब पे कैलकुलेट होता है। तो ये आपके हो गए बेसिक फॉर्मूले सारे फाइनेंशियल इसके स्टेटमेंट के। अब उसके बाद फॉर्मूले के बाद आता है क्वेश्चन। अगर हम एग्जांपल 48 की बात करें तो उसमें वेजेस 2,40,000 का दे रखा है, सैलरी 360 की, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 15,000 का, बोनस 50,000 का, ग्रेचुटी होता है पेंशन प्लान की तरफ हमें जब दी जाती है एक ग्रेचुटी, एक बिग अमाउंट जो होता है, वही मेडिकल एक्सपेंस। फिर ये सारे आइटम्स हमें एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस में दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेजेस ऐड करेंगे, सैलरी ऐड करेंगे, बोनस ऐड करेंगे, ग्रेचुटी पेड और मेडिकल एक्सपेंस। जो हमारा फॉर्मूला है वही डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे फिर फाइनेंस कॉस्ट निकालनी है। एग्जाम्पल नंबर 49 की बात कर लें तो इसमें इंटरेस्ट पेड जो है लॉन्ग टर्म लोन पे, इंटरेस्ट पेड जो है बैंक ओवरड्राफ्ट पे, इंटरेस्ट पेड जो है डिपॉजिट पे, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा।
ऐसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ऊपर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला पुट कर देंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। ऐसे नेक्स्ट में है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करते हुए इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। इन सब की करके देखिए, प्रैक्टिस रिवाइज करिए, और जो भी आपकी क्वेरी होती है क्वेरी सेशन के टाइम डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये चैप्टर फुल कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने बैलेंस शीट स्टडी करी, जिसमें हमारे बैलेंस शीट के ईच एंड एवरी पार्ट थे। सबसे पहले एक बार मैं फाइनली रिवाइज करवा देती हूँ, फिर इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी होगी आप लोग डिस्कस कर लेना। आज मीट है, गूगल मीट ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, दैन उस मीटिंग में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इस चैप्टर का। फिर मैं कल से आपको चैप्टर सेकंड की थ्योरी सेंड करूँगी एंड देन चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बनना है। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के लिए नेम ऑफ द कंपनी डलेगी, देन बैलेंस शीट एज जेड डलेगा। इसमें हमारी 3 चीज़ें होती हैं, हेड, मेन हेड, सब हेड। सबसे पहले होता है इसमें हमारा हेड, फिर होता है मेन हेड, फिर होता है सब हेड। अगर हम हेड की बात करें तो वो इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट है, और अगर मेन हेड की बात करें तो मेन हेड हमारे 4 हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, नॉन करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी है। शेयर होल्डर फंड में आपकी 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये सारी चीज़ें आपकी शेयर होल्डर फंड में आएंगी। उसके बाद आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में आपको वैल्यू डायरेक्ट दी हुई होती है, ये नहीं है आपको इसके लिए कुछ और अलग से चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें अप्लाइड मनी लिखा हुआ होता है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी मांगा है। मतलब जितने भी हमारे शेयर होल्डर फंड्स की होती है एप्लीकेशन मनी, जो भी हम अप्लाई करते हुए लेते हैं, या पेंडिंग अलॉटमेंट जो भी होती है, वो सारी चीज़ें इसमें शेयर एप्लीकेशन मनी में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि ओवर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब शेयर्स जितने भी होते हैं, या मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, तो ये सारे शेयर्स इसमें हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब जो भी हमारा इसमें शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी के बीच में जो भी अमाउंट हम कंपनी के थ्रू रिसीव करते हैं एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में या अलॉटमेंट मनी के फॉर्म में, तो वो हमारी इसमें मनी इन्वॉल्व होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। फिर देन नेक्स्ट आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में जो हमारी है 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सब हेडिंग होते हैं उसके, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये सारी चीज़ें हमारी इन्वॉल्व होती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। स्टूडेंट्स, ये आपको पूरी बैलेंस शीट याद करनी होगी तमीज़ से, तब आपको इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं वो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है, 3 या 4 मार्क्स का, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। फिर है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपकी 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। जो भी हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग है, जल्दी जल्दी हम जो बोरिंग यूज़ करते हैं कैश में, करंट लायबिलिटी होती क्या है जो कन्वर्ट हो जाती है इजीली कैश में। ट्रेड पेपर्स जो हमारे शॉर्ट टर्म बेसिस होते हैं, या अदर करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जितने होते हैं, ये हमारे करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। मैं 2-3 क्लास लेके फुल वीक में एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया करूँगी, देन एक मीटिंग रख लेंगे उस चैप्टर के रिगार्डिंग। जब वो चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप लोग अपनी क्वेरी बनाते हुए चलिए, और जो भी आपकी होती है वो हम उस मीटिंग में डिस्कशन कर लेंगे। अब आता है नेक्स्ट हेड सेकेंड एसेट का। अब एसेट के 2 मेन हेड हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब इसके नॉन करंट एसेट के सब हेड हैं 5।
कौन कौन से? फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस और अदर नॉन करंट एसेट। अब फिक्स एसेट में भी हमारी चीज़ें देखें तो टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी इन्वॉल्व होती हैं। और अगर हम करंट एसेट की बात करें तो उसमें 6 चीज़ें हैं, जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और अदर करंट एसेट्स। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। बैलेंस शीट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, जैसे कि इस टाइप में क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी करवा चुकी हूँ, एक और मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। नेम एनी 5 आइटम्स विच आर शो अंडर द करंट लायबिलिटी, इस टाइप में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उसका आंसर करना है। नेम एनी 5 आइटम्स इंटेंजिबल ऑफ टेंजिबल एसेट, तो आपको आंसर करना है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, व्हीकल्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे टाइप में आते हैं, अंडर व्हाट हेड, सब हेड, फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी एक्ट 2013 में, जैसे टैक्स रिजर्व है, इंटरेस्ट कॉल इन एडवांस है, स्टोर स्पेयर है। तो इसमें मेन हेड कौन कौन से हुए? टैक्स रिजर्व के शेयर होल्डर फंड हुआ, इंटरेस्ट कॉल इन एडवांस में करंट लायबिलिटी हुआ, स्टोर स्पेयर्स में करंट एसेट हुआ। सब हेड की अगर बात करें तो शेयर होल्डर फंड का रिजर्व एंड सरप्लस आया, करंट लायबिलिटी का अदर करंट लायबिलिटी, करंट एसेट का स्टॉक आया। तो इस तरीके से हम आइटम्स, मेन हेड और सब हेड्स इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे और मेंटेन करेंगे। अब जैसे एक यही है क्वेश्चन, अंडर व्हाट हेड एंड सब हेड ऑफ एसेट पार्ट आर द, एग्जाम्पल 36 की बात कर रही हूँ, फॉलोइंग आइटम्स क्लासीफाई और शो इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। तो इसमें आपके में आई थिंक ऊपर नीचे होगा, 34 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, देख लीजिएगा अगर आपके पास ओल्ड एडिशन। अगर न्यू एडिशन बुक है तो आपका, और इवन आप लोगों को लेनी ही न्यू एडिशन बुक चाहिए, परचेज़ कर लीजिए अपनी बुक मार्केट से, क्योंकि अब आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँगी तो उसमें आपको रिक्वायर पड़ेगी, फिर आपका सिलेबस पेंडिंग होता चला जाएगा। अब आइटम्स में बिल रिसीवेबल है, सन्डी डेटर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शेयर इन लिस्टेड कंपनी है, शेयर इन लिस्टेड कंपनी हो गई, और प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, या डिपॉजिट विद कस्टम्स अथॉरिटी बिल्डिंग। ये सारी चीज़ें जो आपकी इन्वॉल्व हो गई वो आपकी इसमें इंक्लूड होती हैं। फिर इसमें मेन है, जैसे बिल रिसीवेबल का करंट एसेट हो गया, सब है ट्रेड रिसीवेबल हो गया, सन्डी डेटर्स का करंट एसेट हो गया, सब है ट्रेड रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स, और सब है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। शेयर इन लिस्टेड कंपनी का नॉन करंट एसेट मेन हेड और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सब हेड। प्रीपेड इंश्योरेंस का करंट एसेट मेन हेड एंड सब हेड अदर करंट एसेट। डिपॉजिट विद कस्टम्स अथॉरिटीज़ का नॉन करंट एसेट मेन हेड एंड सब हेड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। बिल्डिंग का नॉन करंट एसेट मेन हेड एंड सब हेड फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट। तो इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं कि मैं कुछ स्पेशल समझाऊँ, सिर्फ आपकी बैलेंस शीट लर्निंग के ऊपर है। बैलेंस शीट लर्न है आपको बढ़िया तरीके से, तो आप आराम से इसके टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको बुक में दे रखे हैं 40 तक आप इजीली कर लेंगे। और सेकंड जो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वो मैंने आज क्लियर कर ही दिया आपको, जिसमें आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की कैलकुलेशन आपने सीखी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना सीखा, और साथ में आपने इसमें फिक्स फाइनेंस कॉस्ट भी निकालना सीखी वैल्यू कैसे, और फिर आपने साथ में इसमें बाकी जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे कि आपकी फिनिश गुड्स की या फिर वर्क इन प्रोग्रेस की डायरेक्ट ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करना, वो सब भी आपने सीख ली। एक होता है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें कुछ नहीं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, करंट पीरियड और प्रीवियस ईयर, ये सब पड़ता है बनता है। तो इसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन है। एक बैलेंस शीट वो मैंने क्लियर कर दी, सेकंड वाला टाइप भी आज मैंने क्लियर कर दिया जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये सब। थर्ड होता है आपका फॉर्मेट बनाना होता है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का, पेज नंबर 1.45 पे आपको दे भी रखा है। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई होगी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डालेंगे। सेकंड में अदर आइटम्स दे रखा, अदर इनकम दे रखी होगी, उसकी वैल्यू डालेंगे। दैन टोटल रिवेन्यू आपका बन जाएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, टोटल रिवेन्यू बन जाएगा। देन हम
फोर्थ पॉइंट बनाएंगे एक्सपेंस का, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आएगा, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इन ट्रेड आएगा, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस आएंगे। इस सबको हम टोटल एक्सपेंसेस करेंगे। फिर देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करेंगे। देन हम माइनस करेंगे इनकम टैक्स, देन प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आ जाएगा। इसमें से हम 5th और 6th माइनस जब करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इतना वर्क आप लोग अपनी कॉपी में मेंटेन करिए और क्वेरी के टाइम आप लोग मुझसे डिस्कस करिए।